फ्रेंड्स, मैं रविंद्र कुमार यादव आपका अपने इस चैनल हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप लोगों के लिए पुनः मैं एक क्वेश्चन सीरीज लेकर आया हूं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आइए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितने संस्थान पाए जाते हैं? मानव शरीर में कितने संस्थान पाए जाते हैं पूछ रहा है। संस्थान मतलब कितने सिस्टम होते हैं, जैसे प्रसंचरण तंत्र हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, इस तरह से जितने भी हैं, स्केलेटन सिस्टम हो गया, इस तरह जितने भी सिस्टम हैं कितने प्रकार के पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो सिस्टम्स पाए जाते हैं मुख्यतः 9 प्रकार के पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, 9 प्रकार के होते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष जनन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? जो पुरुष जनन कोशिकाएं होती हैं उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, ये पूछ रहा है। तो पुरुष जनन कोशिकाओं को शुक्राणु कहा जाता है। इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा शुक्राणु। पुरुष जनन कोशिकाओं को शुक्राणु कहा जाता है और महिला जनन कोशिकाओं को अंडाणु कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पीढ़ी के गुणों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो ये अनुवांशिकी के अंतर्गत किया जाता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, अनुवांशिकी। यदि पूछ लिया जाए अनुवांशिकी के पिता कौन है, तो अनुवांशिकी के पिता हैं ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल हैं अनुवांशिकी के पिता। ग्रेगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रेलिया के एक पादरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अपूर्णता रोग किस कारण से होता है? तो अपूर्णता रोग होता है फ्रेंड्स, वो प्रोटीन खनिज आदि की कमी के कारण से होता है। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ में। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुवांशिक लक्षणों के विकास की विधियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अनुवांशिकी लक्षणों के विकास की जो विधियों का अध्ययन होता है फ्रेंड्स, उसे स्वपरिवेशिकी कहा जाता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, स्वपरिवेशिकी कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हों कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव में पाए जाने वाले विकारों की रासायनिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। तो मानव में विकारों में पाए जाने वाले रासायनिक संरचना का अध्ययन को कहते हैं एंजाइमोलॉजी कहते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन हो जाएगा एंजाइमोलॉजी। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊतकों का अध्ययन कहलाता है। फ्रेंड्स, ऊतकों को अध्ययन को क्या कहते हैं? ऊतकों के अध्ययन के फ्रेंड्स ऊतकी कहा जाता है। ठीक फ्रेंड, इंग्लिश में कहा जाता है हिस्टोलॉजी। इंग्लिश में हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, हिस्टोलॉजी कहा जाता है इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिकीय श्वसन में मुक्त ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में कहाँ संचित होती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, एटीपी। इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, एटीपी। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह लक्षण जिसके द्वारा जीव बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण कर प्रतिक्रिया करते हैं कहलाता है। क्या कहलाता है? उसको कहते हैं उत्तेजनशीलता कहते हैं। ठीक फ्रेंड, उत्तेजनशीलता कहलाता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, उत्तेजनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ग्लूकोज के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है, यह क्रिया कहलाती है। तो ये ऊर्जा प्राप्त होती है जिसके कारण उसको कहते हैं श्वसन। ठीक फ्रेंड्स, श्वसन होता है। श्वसन, रेस्पिरेशन इंग्लिश में कहते हैं। ये श्वसन क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होता है जहाँ से ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उपचय क्रिया है। उपचय क्रिया क्या है से पूछ रहा है। निम्नलिखित में से उपचय क्रिया क्या है? तो उपचय क्रिया है श्वसन। इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। तो जंतु कोशिका में क्या नहीं पाई जाती है फ्रेंड्स? जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ठीक फ्रेंड्स, कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? कोशिका भित्ति जो पाई जाती है वो प्लांट सेल में पाई जाती है। ठीक फ्रेंड्स, प्लांट सेल इस तरह से डिजाइन होता है, तो इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। इस तरह से रिक्तिकाएँ होती हैं, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया कुछ होते हैं, कुछ यहाँ पर गाल्गी बॉडी होती है। इस तरह से होता है। तो इसके किनारे किनारे इस तरह से लेयर होता है जिसे कोशिका भित्ति कहा जाता है। तो ये कोशिका भित्ति मतलब सेलवाल, ये सेलवाल पाया जाता है किसमें? ये पाया जाता है वनस्पतियों में। ठीक फ्रेंड्स, जंतु कोशिका में क्या पाया जाता है? जंतु कोशिका में पाया जाता है इसके स्थान पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह लीजिए या सेल मेम्ब्रेन कह लीजिए। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में अभाव होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में किसका अभाव होता है ये पूछ रहा है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में फ्रेंड्स दोनों का लगभग अभाव होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। ठीक फ्रेंड्स, प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपरोक्त दोनों का अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होती है? अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होती है फ्रेंड्स पूछ रहा है। तो अप्रकाशिक अभिक्रिया जो होती है
वो स्ट्रोमा में होती है। ठीक फ्रेंड्स, स्ट्रोमा में होती है। ये प्लांट्स में ये क्रियाएँ होती हैं। प्लांट्स में होता है हरित लवक, हरित लवक में ये सब पाया जाता है। स्ट्रोमा हो गया, ग्रेना हो गया, ये सब। ठीक फ्रेंड्स, अवड़ी लवक, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। तो प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं फ्रेंड्स, वो पाई जाती हैं जीवाणुओं में पाई जाती हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, जीवाणुओं में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉलीसैकेराइड का उदाहरण है। तो पॉलीसैकेराइड जो होती है फ्रेंड्स, हमारे पास जो ग्लूकोज होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। मोनोसैकेराइड, पॉलीशर्करा जो होता है 3 तरह का होता है रासायनिक तौर पर, मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड। तो जो इसमें पॉलीसैकेराइड होता है, इसमें ढेर सारे ग्लूकोज के अणु मिलकर पॉलीसैकेराइड बनाते हैं। तो इसको ये किस में पाया जाता है पूछ रहा है, तो ये पाया जाता है फ्रेंड्स सेलुलोज में पाया जाता है। ठीक, सेलुलोज में पॉलीसैकेराइड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका के केंद्रक में प्रोटीन कितने प्रतिशत होता है। तो कोशिका के केंद्र में फ्रेंड्स जो प्रोटीन होता है लगभग 85% होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट 85%। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। गुणसूत्रों की रचना में सहायक होते हैं। तो गुणसूत्रों की रचना में क्या सहायक होता है ये पूछ रहा है। तो गुणसूत्रों की रचना में जो सहायक होता है वो सहायक होता है डीएनए एवं प्रोटीन। ठीक फ्रेंड्स, डीएनए एवं प्रोटीन्स। जो डीएनए होता है, डीएनए से आरएनए बनता है। ठीक फ्रेंड्स, आरएनए बनता है। आरएनए से क्या बनता है, आरएनए से बनता है प्रोटीन। ठीक फ्रेंड्स, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। ये भी आपको बताते चलें कि आरएनए से तो डीएनए बन सकता है, लेकिन आरएनए से प्रोटीन बन सकता है, लेकिन प्रोटीन से आरएनए नहीं बन सकता। प्रोटीन से आरएनए नहीं बन सकता, ये खोज अभी जारी है, इस पर अभी इस पर सफलता नहीं मिली है। लेकिन डीएनए से आरएनए बन सकता है, आरएनए से डीएनए बन सकता है। ठीक फ्रेंड्स, तो गुणसूत्र की रचना में ये सब सहायक होते हैं, डीएनए एवं प्रोटीन सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका का ऊर्जा गृह होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं। तो कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आपको बताते चले जो केंद्रक यहाँ ऑप्शन में दिया है, केंद्रक जो होता है ये कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। अगर पूछा जाए कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन होता है, तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है केंद्रक, जिसे इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। केंद्रक की खोज किसने की थी पूछ लिया जाए, तो केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। फ्रेंड्स, केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। यदि पूछ लिया जाए कोशिका की खोज किसने की थी, तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने की थी कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। कोशिका में ल्यूकोप्लास्ट का क्या कार्य है। तो कोशिका में जो होता है ल्यूकोप्लास्ट का क्या कार्य होता है फ्रेंड्स, तो कोशिका में ल्यूकोप्लास्ट का कार्य होता है खाद्य पदार्थों का संचय, खाद्य पदार्थों का संचय होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवन का भौतिक आधार है। जीवन का भौतिक आधार क्या है, तो फ्रेंड्स आपको बता दें जीवन का भौतिक आधार जीवद्रव्य है। इसको कहा जाता है जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। ये लाइन जो है कहा जाता है, ऐसे याद कर लीजिए, जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। जीवद्रव्य के कारण ही हमें आभास होता है ये सब ताप का, ठंड का, ये सब चीज़ों का। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है। राइबोसोम का क्या कार्य है। तो राइबोसोम का कार्य जो होता है फ्रेंड्स प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होता है। राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण करना। ठीक फ्रेंड्स, प्रोटीन संश्लेषण करना होता है राइबोसोम का कार्य। तो यदि अगर कब पूछ लिया जाए कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटीन की फैक्ट्री यदि पूछा जाए किसे कहा जाता है, तो प्रोटीन की फैक्ट्री भी जो कहा जाता है वो राइबोसोम को कहा जाता है। इसको याद करिएगा, प्रोटीन की फैक्ट्री भी राइबोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का फ्रेंड्स जो कार्य होता है वो श्वसन होता है। क्या कार्य होता है, श्वसन होता है, रेस्पायरेशन, ऑक्सीकरण, जिसमें पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। तत्पश्चात ऊर्जा का, उसमें फिर ऊर्जा बनती है एटीपी के रूप में। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है। कोशिकाओं में ऊर्जा का स्रोत है। तो कोशिकाओं में जो ऊर्जा का स्रोत होता है फ्रेंड्स वो एटीपी होता है। एटीपी का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। इसको याद रखिएगा, इसको पूछ लिया जाता है एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, और इसका हो जाएगा एडेनोसिन डाईफॉस्फेट। ठीक फ्रेंड्स, एडीपी का हो जाएगा डाईफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है। शर्करा का शोषण गुणांक कितना होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जो शर्करा का शोषण गुणांक होता है वो होता है 1। ठीक, कितना होता है फ्रेंड्स, 1 होता है। जो ग्लूकोज होता है उसका शोषण गुणांक कितना होता है, उसका शोषण गुणांक 1 होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। आपको ही बताते चले, अभी बताते चलते हैं आपको कि फैट जो होता है, फैट का शोषण गुणांक कितना होता है। रेस्पायरेशन कॉशेंट, इसको इंग्लिश में कहा जाता है रेस्पायरेशन कॉशेंट कहा जाता है। आरक्यू से डोनेट करते हैं, आरक्यू
RQ से डोनेट करते हैं, ठीक फ्रेंड्स, RQ से डोनेट करते हैं रेस्पिरेशन कॉन्स्टेंट को। तो फैट का जो होता है, फैट का होता है 0.7 होता है। और प्रोटीन का होता है फ्रेंड्स, प्रोटीन का होता है 0.9 होता है। ऑर्गेनिक एसिड जो होता है, ऑर्गेनिक एसिड का जो होता है फ्रेंड्स, ऑर्गेनिक एसिड का होता है 1.3 या फिर 1.4, 1.3 या फिर 1.4 होता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में इनफाइनाइट होता है, ठीक फ्रेंड्स, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से बनने वाले एटीपी अणुओं की संख्या कितनी होती है? इसमें पूछा जा रहा है, यदि ग्लूकोज का एक अणु विखंडित होता है तो इसमें एटीपी के कितने अणु बनेंगे? तो एटीपी के कितने अणु बनेंगे फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 38 एटीपी, ठीक फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 38 एटीपी। 38 एटीपी बनते हैं फ्रेंड्स, 38 एटीपी, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीशोषण में निकलने वाली ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है? ऑक्सीशोषण का मतलब है यहाँ फ्रेंड्स, ऑक्सीशोषण का मतलब है एरोबिक रेस्पिरेशन से, जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। तो यह पूछ रहा है ऑक्सीशोषण में निकलने वाली ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है? तो ऑक्सीशोषण में जो ऊर्जा की मात्रा निकलती है वो 673 किलो कैलोरी तक की होती है। इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीशोषण में क्या बनता है? तो ऑक्सीशोषण में फ्रेंड्स आपको हम बता दें, ऑक्सीशोषण जो होता है उसके पश्चात उसमें जो उत्पाद बनता है वो एथिल एल्कोहल बनता है, ठीक फ्रेंड्स, एथिल एल्कोहल बनता है, ठीक। एथिल एल्कोहल उतना हानिकारक नहीं होता है हमारे शरीर के लिए जितना कि मेथिल एल्कोहल होता है। एथिल एल्कोहल जो लोग शराब पीते हैं वो एथिल एल्कोहल से ही बना, हानिकारक तो ये भी होता है, इसीलिए इसको शरीर बाहर निकाल दिया जाता है मूत्र मार्ग से। लेकिन एथिल एल्कोहल उतना हानिकारक नहीं होता है जितना हानिकारक मेथाइल एल्कोहल होता है, ठीक फ्रेंड्स। मेथाइल एल्कोहल जितना होता है, मेथाइल एल्कोहल इंसान के लिए पॉइजन माना जाता है। कभी कभी आप सुने होंगे कि दारू पी के, शराब पी के इतने लोग मर गए, तो कभी कभी किण्वन से बनाया जाता है शराब, तो कभी कभी उसमें मेथिल एल्कोहल का मात्रा आ जाता है, इसलिए ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए तथा आरएनए में मुख्यतः अंतर पाया जाता है। मुख्यतः क्या अंतर पाया जाता है डीएनए तथा आरएनए में, ये आपको बताना है। तो इसमें फ्रेंड्स आपको हम बता दें, डीएनए आरएनए में जो अंतर पाया जाता है वो शर्करा और पिरिमिडीन दोनों के कारण होता है। डीएनए आरएनए में इसमें जो होते हैं शर्करा होते हैं, इसमें 4 प्रकार की शर्कराएं दोनों में पाई जाती हैं। उसमें एक में यूरासिल होता है, डीएनए में यूरासिल नहीं होता है, आरएनए में यूरासिल होता है, इसमें का अंतर हो जाता है, ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अनुवांशिक सूचना का वाहक कौन है? तो अनुवांशिक सूचना का वाहक आप लोगों को बता दें, आप लोगों को देख रहे होंगे ध्यान से तो आप लोगों को पता ही चल जाएगा देख के। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ये, ऑप्शन हो जाएगा mRNA, ठीक फ्रेंड्स, mRNA हो जाएगा। इसे कहा जाता है मैसेंजर आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक फ्रेंड्स। आज के लिए बस इतना ही। जो भी भाई इस चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक लीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।